नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी कालजयी कहानी जो त्याग, प्रेम, पश्चाताप और इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करती है कि कहानी समाप्त होने के बाद भी उसके पात्र लंबे समय तक आपके मन में जीवित रहते हैं। इस कहानी का नाम है अग्नि समाधि। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तां है जो गलत संगत, लालच और कमजोरियों के कारण अपना जीवन बदल देता है, और एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसका प्रेम और बलिदान अंततः अमर हो जाता है। अग्नि समाधि कहानी के पात्रों का परिचय। पयाग कहानी का मुख्य पात्र, जो एक मेहनती युवक था लेकिन साधुओं की संगति में आकर आलसी और चरस गांजे का आदी बन गया। रुक्मणी पयाग की पहली पत्नी, जो स्वाभिमानी, कठोर परिश्रमी है और अंत में अपने पति व गांव की फसल बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति अग्नि समाधि दे देती है। सीलिया कौशल्या पयाग की दूसरी पत्नी सौत, जो स्वभाव से चतुर, काम करने में बेहद कुशल और पयाग पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए रुक्मणी से मुकाबला करती है। जटाधारी महात्मा वटवृक्ष के नीचे धुनी रमाकर बैठने वाले साधु, जिनकी संगत में आकर पयाग चिलम भरने और नशा करने का आदी हो जाता है। थाने के अधिकारी वे पुलिस अधिकारी, जिनके यहाँ पयाग सप्ताह में एक दिन चौकीदारी के तहत झाड़ू लगाने, अस्तबल साफ करने और लकड़ी चीरने का काम करता है। गांव के लोग पड़ोसी, गांव के वे निवासी जो शुरुआत में रुक्मणी के स्वभाव की तारीफ करते हैं, लेकिन बाद में सीलिया की कार्यशीलता से प्रभावित होकर रुक्मणी के खिलाफ हो जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं उस गांव की ओर, जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। तो शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की मार्मिक कहानी अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भांग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती, उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन गया। जीवन संग्रह में यह आनंद कहाँ, किसी वट वृक्ष के नीचे धुनी जल रही है। एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजदूरी दातुरी में यह स्वर्ग सुख कहाँ, चिलम भरना पयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी, पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से भर उठता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरी ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मणी रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती, तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला है और चने चबाने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गाँव की चौकीदारी उसकी मिरास थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर यह काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यों पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम न थे। फिर गाँव में भी अगर बड़े अमीरों पर नहीं तो नीचों पर रौब था। वेतन पेंशन भी थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोपदक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। पयाग कभी आरी चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता था। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ पड़ता था। इसीलिए उसका गाँव में मान था। इसी की बदौलत निर्दय होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। 2 जून की तो बात ही क्या, जब महतो के यहाँ द्वार पर बैलों की 2-3 जोड़ियां बनती थी तो पयाग किसी गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था। परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मणी भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण, उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी, नहीं उतनी प्रलब्धता, नहीं उतनी वाचलता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतएव पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चित होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए।
एक दिन रुक्मणी बाजार से लकड़ी बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा, ला कुछ पैसे दे दे, दम लगा आऊं। रुक्मणी ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। पयाग ने त्योरी चढ़ाकर बोला, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी। रुक्मणी अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला से? तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो? अब भी छाती फाड़ती हूँ तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है? हाँ हाँ कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो यूं जवाब देती है। रुक्मणी तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता? पयाग उस दिन घर नहीं आया। रात के 9 बज गए तब रुक्मणी ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन भी पयाग न आया तो रुक्मणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी। शंका हो रही थी, पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मणी थाने में चलने के लिए तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकल ही रही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया, पर वह अकेला ना था। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मणी का कलेजा थक से हो गया। वह एक क्षण अद्भुति सी खड़ी रही, फिर बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छटी तो रुक्मणी ने पयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धाम करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया। पयाग ने तिरछी नजरों से देखकर कहा, दुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने के लिए लाया हूँ। नई के आगे पुरानी कौन पूछता है? चल, मन जिससे मिले वही नहीं है, मन जिससे ना मिले वही पुरानी है। ला कुछ पैसे हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम कर लेगी। रुक्मणी ने पूरा रुपए लाकर पयाग के हाथ में रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत न पड़ी। पयाग में चाहे और कोई गुण हो या ना हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़ी। रुक्मणी अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले थाप कर बाजार ले जाती। वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हाथ में चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या है तो अभी कल की बहुरिया, 2-4 महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी? मैं तो काम करने को हूँ ही। गांव भर में रुक्मणी के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी दाग पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मणी ने इसने सिंचित स्वर में कहा, क्यों मेरे मुख पे कालिक पुतवाने पे लगी हुई है? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूँ ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सीलिया हो गया था। इस वक्त सीलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह सौत की दशा अब उसके लिए असहाय हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सीलिया भी मजदूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसे का यार है, यह बात उससे अब छिपी न थी। जब रुक्मणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर के किवाड़ लगाए और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस, बनिए सभी थे। सीलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिए, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आवभगत कौन न करता। पहले ही दौर में सीलिया को मालूम हो गया कि गाँव में पिसहारन का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहराहत ही से चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मणी से बोला, आज तो सीलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मणी बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सीलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सीलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा? किसका अनाज पीस रही है?
सीलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुरघुर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुझसे कुछ कहा नहीं। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी कुछ होता है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सीलिया ने रुक्मणी के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों ना देंगे? कुछ बेकार करती हूँ? तू ना मानेगी। तुम्हारी लड़की बनकर तो ना रहूंगी। यह तकरार सुनकर प्रयाग भी आ पहुंचा और रुक्मणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बन के रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सीलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठकर खिलाता है? चौका बर्तन, झाड़ू बहारू, रोटी पानी, पीसना कूटना, यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में कांटे पड़ गई हैं। मुझसे अब सारा काम ना होगा। प्रयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मणी कर लेगी। रुक्मणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लज्जा नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सीलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐप करने जाती हूँ? सीलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मणी के हाथ से निकल गया। सीलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास मिलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गई। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था, उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सीलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिया। रुक्मणी ने समझ रखा था कि सीलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी। फिर मेरा राज्य होगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गई। प्रयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सीलिया बरौटे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले। कुछ बचे हो तो मुझे दे दो। सीलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। प्रयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज मालामाल कर दिया। रुक्मणी तो 2-4 पैसों में ही टाल देती थी। मुझे पैसे गाड़ कर थोड़ी रखने हैं। पैसा खाने पीने के लिए होता है, गाड़ के रखने के लिए नहीं। अब तू ही बाजार जाया कर। रुक्मणी घर का काम करेगी। रुक्मणी और सीलिया में संग्राम छिड़ गया। सीलिया प्रयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जी जान से परिश्रम करने लगी। पहराती से उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती। जरा देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौट कर भी वह बेकार न बैठी। कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुक्मणी उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले खाती और गांव में बेचती। प्रयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे और स्नेह देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती, पर सीलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए ना हिलता था। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सीलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा नहाकर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसियों के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सीलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मणी से पूछी। उसने कहा, मैं नहीं जानती। सीलिया ने गालियां देना शुरू किया। जिसने मेरी घास छुपाई हो उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाए, उसकी आंखें फट जाए। रुक्मणी कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही। आंखें खून में उबाल आ ही गया। झल्ला कर उठी और सीलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सीलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सीलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है? सबसे ज्यादा लकड़ियां क्यों लाती है? इतने सवेरे क्यों उठती है? इतने पैसे क्यों लाती है? इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। तभी उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उद्यम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास ना हुई सोना हुआ। तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गांव भर का ही, बाहर का कोई चोर तो आया नहीं होगा। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसी ही को तो दी। संयोग से उस दिन प्रयाग खाने गया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटा तो सीलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगा आऊं, थक कर चूर हो गया हूँ। सीलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। प्रयाग ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? क्यों रोती है? कहीं गामी तो नहीं हो गई? नहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना न होगा, अपने घर जाऊंगी।
अरे कुछ मुंह से तो बोल, हुआ क्या? गांव में किसी ने गाली दी? किसने गाली दी? घर फूंक दूंगा, उसका चालान करवा दूंगा। सीलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। प्रयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, झल्लाया हुआ था। वह कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मणी पानी भरने गई थी, वह अभी खड़ा भी न रख पाई थी कि प्रयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और प्रयाग हर एक गाली पर और झल्ला कर मारता, यहाँ तक कि रुक्मणी के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गईं। सीलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरा दीदी, वाह रे तेरी जवान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को डायन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मणी उसकी बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति प्रयाग को कोसने में लगी हुई थी। प्रयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मणी की जबान न थकी, बस यही रट लगाए हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। प्रयाग रह रह कर क्रोध से तिलमिला कर उठता और जाकर दो चार लाते जमा देता, पर रुक्मणी को अब शायद चोट ही नहीं लगती थी। वह जगह से हिली भी न थी, सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मदयम प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि में प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मणी उठकर एक और निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धारा निकल जाती है। सीलिया भोजन बना रही थी, उसने उसे जाते भी देखा, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर प्रयाग बैठा चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक प्रयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बांधा हुआ था। माघ ही में वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग चिलम और तंबाकू चरस लिए हुए इसी मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे, फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी, 2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। प्रयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मणी की राह देखी, फिर यह समझकर कि शायद किसी पड़ोसन के घर सो रही होगी, उसने खा पीकर अपनी लाठी उठाई और सीलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मणी आए तो खोल देना और समझा बुझा कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे ना जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था, कहीं बुढ़ास न मारी हो तो कल आफत आ जाएगी। सीलिया बोली, ना जाने वह आएगी कि नहीं, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सोना घर पाकर कोई लौटा थाली भी उठा ले जाएगा, डर किस बात का है, फिर रुक्मणी तो आती ही होगी। सीलिया ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। प्रयाग हार की ओर चला। चरस की तरंग में यह भजन गाता जाता था, जगनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बजावे, नींबू काट मजीरा, पांच तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा, रूपा पहरी के रूप दिखावे, सोना पहरी रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, तीनों लोग भरमावे। जगनी सहसा दीवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी अग्नि जिह्वा से उत्तर दिया। अब प्रयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगना रुई के ढेर में आग लगना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर से बिछी हुई थी। रात में भी उसका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के हार भी थे, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही हैं। अब विलंब करने का समय न था। प्रयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिए और कंधों पर लोबंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चक्कर था, इसीलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रतिक्षण ज्वाला प्रचंड होती जा रही थी और प्रयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा ना सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ ही नहीं रहे हैं। उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थी। दाहिने बाइये से और कुछ न सूझता था। ऐसी एकाग्रता ने ही उसके पैरों में पर लगा दिए थे। ना दम फूलता था, ना पांव थकते थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर दिए और मड़ैया के पास जा पहुंचा। मड़ैया के आसपास कोई न था। किसने यह काम किया है, यह सोचने का मौका न था। उसे खोजने की तो बात ही और थी।
पयाग का संदेह रुक्मणी पे हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं उनचाली बालकों की भांति फट्टा मारती, धक्का मुक्की करती, कभी दाहिने और लपकती तो कभी बाईं तरफ। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची, अब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रह पूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दुगने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर बुझाने का कौन था? यह तो निरी मूर्खता थी। फिर क्या हो? फसल जल जाएगी तो फिर वह किसी को मुंह ना दिखा सकेगा। गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। गंवारों को सोचना नहीं आता। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आंखें अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। उसकी जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान तक न होता था। एक बार एक मुट्ठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र जहाँ लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था न जल जाए, क्योंकि छीत के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर गिर जाएगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। पयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सिर पर खेल रही है और गांव की फसल पर भी। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे को फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लगा हुआ है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। एक फरलांग तो निकल गया। पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया। देखना पयाग, 2 फरलांग की और कसर है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में चलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश। लाठी का कुंदा निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नर्क। मगर वह मड़ैया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहाँ उसके पांव लड़खड़ाए। अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई पयाग के पास पहुंची। यह रुक्मणी थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और चलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे अपने दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मणी उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के आड़े आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया, कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुध भी न थी कि मड़ैया के बाहर निकल आए। वह मड़ैया को लिए हुए ही गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रुक्मणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर के बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आंख चमक रही है। उठकर दौड़ा और फिर पैर से आंख को हटा दिया। नीचे रुक्मणी की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले आए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जलाया था। जो कुछ कसर थी वह रोकाग्नि ने पूरी कर दी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे मार्मिक कहानी अग्नि समाधि। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe.